नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और आज की आपकी क्लास है क्लास 10th में। पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें हम अभी यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये जो नोट है यानी इससे ऊपर वाला हिस्सा जिसमें उत्प्रेरक के बारे में बात की गई थी। जिन बच्चों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो पहली वाली वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे। ये पहले चैप्टर का पार्ट 2 है, यानी कि दूसरी वीडियो है, क्योंकि एक चैप्टर पूरा का पूरा एक वीडियो में नहीं आ सकता, इसलिए उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के पढ़ाया जा रहा है। तो आगे की वीडियो यहाँ से तभी देखें जब आप पहला पार्ट देख चुके हों, वरना आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। अब हमें पढ़ना था कि संतुलित समीकरण का महत्व, कि कोई भी समीकरण जो हमें संतुलित करनी पड़ती है। संतुलित से मतलब क्या होता है, आपने देखा है ना कि कुछ इक्वेशन लिखी होती हैं, उनके पहले 2 लिखा होता है कि 2zn, है ना, ऐसे 2zn + 3cuo ऐसे कुछ करके लिखते हैं ना, कि मैथमेटिक्स की गिनती जो लिख देते हैं इससे पहले, कि ये क्यों लिखते हैं, संतुलित करने की ज़रूरत क्या है और संतुलित करना होता क्या है। तो उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के आधार पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि द्रव्यमान के संरक्षण का एक नियम है जो आपने 9वीं में भी पढ़ा होगा। उसके अनुसार ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा, यानी ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और ना ही विनाश होता है, यानी ऐसा भी नहीं हो सकता कि द्रव्यमान घट जाए। द्रव्यमान उतना ही रहेगा, बस फर्क ये है कि उत्पाद क्या बना वो चेंज हो गया, लेकिन द्रव्यमान उतना का उतना ही रहेगा। और यही उन्होंने सेकंड लाइन में कहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान। उत्पाद तत्व कौन से हैं? उत्पाद तत्व हैं ये वाले, उत्पाद तत्व हैं ये वाले। उत्पाद वो होता है जो बना होता है, ये तो हैं उत्पाद तत्व जो हमें मिले। इनका कुल द्रव्यमान, इन वाले का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी अभिकारक ये वाले, ये कौन से हैं? अभिकारक तत्व, इनके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी इस साइड का, यानी कि जो इस साइड है इसका द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी जितना इधर लिया है द्रव्यमान उतना ही इधर मिलेगा, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। अब इस वाले समीकरण को हम चेक करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस करेगा। फिर इस समीकरण को हम चेक करते हैं कि संतुलित है कि नहीं। संतुलित होने का क्या मतलब है कि जितने तत्व इस साइड हैं उतने ही उधर होने चाहिए। यहाँ पे Zn कितना है? Zn 1 है, तो यहाँ पे भी Zn 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2। यहाँ पे सल्फर कितना है? 1। यहाँ पे भी सल्फर 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 4। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4। ये लिखा हुआ है नीचे, Zn 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 हैं। सल्फर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 हैं। इसका मतलब ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। जितने तत्व लेफ्ट साइड में है उतने ही तत्व राइट साइड में भी हैं। अब यही नीचे लिखा हुआ है कि समीकरण के दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः यह संतुलित समीकरण है। तो ये समीकरण तो हो गई संतुलित। अब उन समीकरण का क्या जो असंतुलित होते हैं, यानी जो संतुलित नहीं है। अब ऐसी समीकरण कौन सी है? जैसे कि तो यहाँ पे देखते हैं हम कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। असंतुलित समीकरण ये है, जैसे कि Fe है, Fe यानी कि आयरन, लोहा। तो यहाँ पे Fe कितना है? 1। यहाँ पे Fe 3, आयरन इधर 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, चलो ये तो बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 4। तो ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे हुई है कि आयरन जो है इधर 1 है लेकिन इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है लेकिन इधर 4 है। तो ये असंतुलित समीकरण है, इसको हमें संतुलित करना होगा। अब संतुलित करेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है? तो यहाँ से लिखा हुआ है, अतः परमाणुओं की संख्या से यह ज्ञात होता है कि यह समीकरण असंतुलित है। अब इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक अभिकारक व उत्पाद के पहले कुछ संख्या जैसे ABCDE लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ठीक से समझना होगा, थोड़ा ध्यान लगा के, कि इस तरह की, ये आपके बोर्ड में सवाल आता है, कोई भी एक क्वेश्चन दे देंगे कि इसको संतुलित कीजिए। ये लगभग कन्फर्म सवाल है बोर्ड में आने वाला। तो क्या करेंगे हम, उनसे पहले हम संख्या लिख देंगे। जैसे ए से Fe + H2O, इधर क्या बना? Fe2O, और इधर हाइड्रोजन। तो
हम इसको पहले सही करेंगे। ये है Fe3O4, ठीक है, Fe3O4, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है Fe2O4। अब यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया A, इसके पहले लिख लिया B, इसके पहले लिख लिया C और इसके पहले लिख लिया D, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा होगा, सिंपल ABCD इनसे पहले लिख देंगे। अब किस तरह से लिखेंगे इसके आगे, इस तरह हम लिखेंगे कि यहाँ पे Fe का 1 है, 1 कह सकते हैं ना, अगर गिनती नहीं है नीचे लिखी हुई तो 1 है, जैसे इधर 3 है। तो हम क्या करेंगे कि A, यहाँ पे 1 इंटू ए, तो 1 इंटू लिखते नहीं है, 1 की ज़रूरत नहीं होती लिखने के लिए, तो A। और राइट में Fe के कितने हैं, राइट में Fe के हैं 3, तो 3C, 3 की गुणा C में, तो A में 1 की गुणा हमारी, तो 1 लिखते नहीं, A इज इक्वल टू 3C, क्योंकि आयरन की बात करें तो इनको बराबर रख सकते हैं हम, तो A इधर 3C इधर। उसके बाद बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के यहाँ पे है 2 की गुणा B में करी तो 2B। उसके बाद इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, और यहाँ क्या लिखा हुआ है D, तो इधर भी 2 की गुणा D में करी तो 2D, ठीक है, इनको इक्वल लिख देंगे। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में क्या करेंगे, इधर कितने हैं, 1, ऑक्सीजन का 1 है ना H2O में, तो 1 इंटू B, या खाली B लिख सकते हैं, 1 को गुणा में नहीं लिखते, जैसे अभी आयरन के केस में था। अब बात आती है C की, कार्बन की, सॉरी कार्बन नहीं C। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, तो B इज इक्वल टू 4C। अब A इज इक्वल टू 3C, 2B इज इक्वल टू 2D, B इज इक्वल टू 4C। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह हमने कुछ इस प्रकार लिखा है, जैसे बाईं तरफ Fe का 1 परमाणु है तो A लिखा है, और दाईं तरफ Fe के 2 परमाणु है तो 2C लिखा है। ये भी गलत है, यहाँ पे ये 2 नहीं, यहाँ पे क्योंकि Fe 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। ये आपके नोट्स में थोड़ा सा चेंज है, आप यहाँ से नोट्स कर लेंगे। तो परमाणु है तो 3C लिखा, फिर दोनों के बराबर लिख दिया। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व के जो बचे हैं हाइड्रोजन व उनके ऑक्सीजन, उनके लिए भी ऐसे ही लिखा। तो आपने समझ लिया जो मैंने समझाया। एक बार समझ में ना आया हो तो आप रिपीट करके पीछे देख सकते हैं, वीडियो को पीछे हटा के। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आयरन का 1 है तो A, यहाँ पे आयरन के 3 है तो 3 इंटू C यानी 3C, इनको बराबर लिख देंगे। आयरन वाला केस खत्म हो गया, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। इधर हाइड्रोजन के 2 तो 2B, और इधर 2 तो 2D। इधर ऑक्सीजन का 1 तो B, इधर ऑक्सीजन के 4 तो 4C, क्योंकि यहाँ C लिखा है तो 4 की गुणा C में करेंगे। अब इतना हो गया, बस इतना अगर आपने लिख लिया तो उसके बाद सिंपल है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, मतलब जिसका मान रखने पे हम अपनी तरफ से कोई मान लें तो इसकी वजह से हमारी ये 3 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, ये रही, ये समीकरण बन गई अब 3। अब इनको हमें हल करके ABCD के मान निकालने हैं, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ ABCD ये लिखे हुए हैं, A की जगह A का मान, B की जगह B का, C की जगह C का और D की जगह D का, जैसे इनके मान रखेंगे हमारी इक्वेशन संतुलित हो जाएगी। तो अब मान निकालेंगे कैसे, मेन सवाल है ये। तो इनमें से हम देखेंगे कि किसका मान रखने पे हमारा इक्वेशन इजीली सोल्व हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे B का मान, अगर मैं यहाँ पे इस वाले समीकरण में B का मान 1 रख दूँ अपनी तरफ से, अब सिर्फ B का मान मानना है, बाकी हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू D, 2 बराबर 2D, 2 से 2 कट गया यानी D बराबर 1, तो D का मान क्या आ गया 1, B का मान हमने मान लिया था। अब उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ लेफ्ट में, B का मान आ गया D का। अब थर्ड वाले में रख देंगे B इज इक्वल टू 4C, है ना, B का मान हमारे पास 1 है ही, ये 4C, तो C बराबर 1/4, C का मान भी हमारे पास आ गया। अब A बचा, A बराबर क्या है 3C, तो A इज इक्वल टू क्या रख देंगे 3 इंटू 1/4, C का मान इसमें रख दिया, तो A का मान कितना आ गया 3/4। तो हमने सिर्फ एक का मान माना B का, बाकी हमारे निकलते चले गए। ठीक है, किसी भी एक का आप मान लेंगे, बाकी सबके अपने आप निकल जाएंगे। किसी भी एक को 1 मान लो, बाकी सबके मान सिंपल मैथमेटिक्स से आपके मिल जाएंगे। तो हमारे पास किस किस का आ गया, हमारे पास A भी है, हमारे पास B तो है ही, उसके बाद C भी निकाल लिया और D भी निकाल लिया, सबके मान हमारे पास है। इसको हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। उसको देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो ये इन्होंने हल किया हुआ है। अब जो भी ये लिखा हुआ है, अब जो भी इन नई समीकरणों में अधिक बार आया है उसका मान 1 मान लेंगे। जैसे B बाद वाली दोनों समीकरण में है तो इसका मान 1 ले लिया, जैसे अभी हमने सोल्व किया पीछे। B का मान हमने 1 लिया तो D का मान भी आ गया, C का भी आ गया, A का भी आ गया। जो पहले निकाला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब A, B, C व D के मान रासायनिक समीकरण में रख देंगे। तो रासायनिक समीकरण हमारी ये रही,
इसमें रख दिया ए की जगह 3/4, बी की जगह 1 आया था तो 1, सी का मान हमारा कितना था, ये रहा 1/4 तो 1/4, और डी का मान कितना आया था, ये रहा तो 1। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि बटे में 4 आ रहा है, यानी अपोन में 4 है, और ऐसे समीकरण अच्छी लगती नहीं लिखी हुई, और ना इसको हम समझ सकते कि 1/4 अणु, सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज रखते हैं कि 3 अणु, 2 अणु, 4 अणु। तो अब किस चीज़ से हम इसको सोल्व करें कि ये बटे की समस्या हमारी ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इधर वाली लाइन पढ़िए। इधर वाली लाइन में लिखा है कि पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे, और 4 से गुणा, या चलो पहले यहाँ पर आ जाओ, पूरी समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे। क्यों करी है, पूरी समीकरण में 4 से गुणा इसलिए की गई है जिससे हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो सके। समीकरण में कोई भी संख्या भिन्न, यानी 1/4, 2/3, 3/4 के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो जब हम पूरी समीकरण में इसकी गुणा कर देंगे 4 की, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर हल करूँ तो 3/4 में आप 4 की गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, ये लिखा हुआ 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, 3। इधर 1 था पहले से ही, ये 1 में 4 की गुणा करी तो क्या हुआ, 4 हो गया। उसके बाद 1/4 में 4 की गुणा करी तो ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा, 1। उसके बाद यहाँ 1 था, इसमें 4 की गुणा करी तो ये क्या हुआ, 4। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 3Fe, ये तो 4H2O हो गया, ये Fe3O4, क्योंकि एक बचा था, एक को गुणा में ही लिखेंगे, ये क्या हो गया, 4H2। ये हमारी संतुलित समीकरण आ गई, 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। अब एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई। अब Fe के यहाँ पे कितने अणु हैं, 3 है। Fe के यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 3 है। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, 1 नहीं सॉरी 1 × 4, एक तो ये है और 4 इसमें लगा हुआ है, तो 1 × 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो आपके ये पूरे हो गए। ठीक है, तो दोनों तरफ जो तत्वों की संख्या है वो समान है। तो अब ये समीकरण कैसी है, अब ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो समीकरण संतुलित करना आ गया। चलो कुछ ना अपनी तरफ से 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये मान लीजिए इक्वेशन दी हुई है CuO + NH3, और इसके बाद मिला Cu + N2 + H2O। ठीक है, ये हमको मिला। अब वो कह रहे हैं कि इसको भैया संतुलित कर दीजिए, पूरी तरह इसको संतुलित कर दीजिए। अगर नहीं है तो पहले हम चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, Cu का इधर कितना है, 1, Cu का इधर ये रहा, एक ही है 1, इधर तो है नहीं Cu। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना है, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका भी 1। नाइट्रोजन कितनी है, एक ही है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो ये संतुलित है। भाई कॉपर और ऑक्सीजन तो फिर भी बराबर आ गए थे, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने काम बिगाड़ दिया सारा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यानी कि ये असंतुलित है। तो अब इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये संतुलित नहीं है। अब संतुलित कैसे करेंगे, वही इनसे पहले हम कुछ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ABCD। अच्छा, इसमें 4 की जगह 5 पद हैं तो कोई बात नहीं, हम इससे पहले यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D और यहाँ पे E। जब एक पद बढ़ गया है, पिछली में 4 ही थे, इसमें 5 हो गए हैं टोटल, तो E हो गया। अब हल करते हैं। Cu कितना है, 1, तो 1 × A 1। अब इधर Cu कितना है, 1, तो यहाँ पे भी 1 × C हो गया। तो कॉपर के लिए तो ये आ गई। अब आती है ऑक्सीजन की बारी, यहीं लिख लेते हैं ऑक्सीजन का भी। ऑक्सीजन भी 1 है, इधर कितनी है ऑक्सीजन, इधर भी 1 है, तो 1 × A हो गया, 1 × E, ये 1 है ना यहाँ पे, 1 × E हो गया। एक की गुणा किसी में करोगे वो ही आएगा। अब ऑक्सीजन की बात हो गई, यहाँ पे आते हैं। नाइट्रोजन कितनी है, 1, 1 × BB। यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है, 2, तो बराबर में 2D, 2 की गुणा D में। अब उसके बाद बारी आती है आपकी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितनी है, 3B, 3 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे B है, तो 3 × B यानी 3B। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, 2 × E 2E। अब उसके बाद बस अब तो कुछ बचा नहीं, ये पूरी हमने कॉपर भी ले लिया, हमने ऑक्सीजन भी ले लिया, हमने नाइट्रोजन भी, हमने हाइड्रोजन भी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। चलिए
तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। अब किसका मान रखा जाए कि हमें आसानी से आंसर मिल जाए। अगर मैं ए का मान 1 रख दूं, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, मैंने मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा इस वाली समीकरण से, इस वाली से सी का मान भी क्या हो गया 1, ए का मान 1 हमने मान लिया। इस वाली समीकरण से ई का मान भी 1, क्योंकि ए बराबर 1 है और ए बराबर ई के है, यानी ए और ई के मान सेम है, तो ई बराबर भी 1। अब इस वाली समीकरण से देख लेते हैं, इस वाली में बी और डी आ रहे हैं, हमारे पास दोनों का मान नहीं, तो पहले इस वाली को देख लो। 3b, बी का मान तो है नहीं, लेकिन ई का मान है 2 × 1, 3b इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब ए का मान है, बी का मान है, सी का भी है, ई का भी है। अब बारी आई इस वाली समीकरण की, अब इसको देख लेते हैं। बी का मान रख दो 2/3, इधर क्या है 2 × डी, 2 से 2 कट गया, डी बराबर 1/3। तो आपके पास ये 4 मान आ गए, ए बराबर 1, सी बराबर 1, ई बराबर 1, डी बराबर 1/3 और बी बराबर 2/3। अब इसके मान हम यहाँ पे जो मेन समीकरण है उसमें हम रख देंगे। कैसे रखेंगे, पहले तो इस समीकरण को मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी CuO प्लस NH3 इज इक्वल टू Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब इसमें रेड कलर से हमने मान माने थे तो वही लिख देते हैं। ए का मान 1, बी का मान आया 2/3, सी का भी 1, डी का 1/3 और H2O से पहले ई था, ई का मान, इसका मान भी 1, ठीक है। अभी हम आगे, अभी बटे में फिर वही भिन्न वाली समस्या आ रही है, तो इसमें इस बार बटे में सबके क्या है 3, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम कर देंगे पूरी समीकरण में 3 से गुणा, क्योंकि ताकि ये बटे में जो भिन्न वाला रूप आ रहा है ये खत्म हो जाए। तो पूरी समीकरण में 3 से गुणा, तो पूरी समीकरण में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 × 3, 3 CuO, 2/3 में अगर 3 की गुणा करेंगे आप, 2/3 में 3 की गुणा, तो 3 से 3 कट जाएगा। या चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 × 2/3, चलो यहाँ पे भी 3 × 1, यहाँ पे 1 × 3 Cu प्लस 1/3 × 3, पूरी समीकरण में 3 की गुणा है ना, तो हर जगह 3 की गुणा होगी। ये हो गया H2O। अब ये 3 से 3 कट गया, अच्छा यहाँ पे NH3 था, ये छूट गया था, 3 से 3 यहाँ भी कट गया। अब क्या बचा, ये बचा 3 CuO प्लस ये बचा 2 NH3, यहाँ पे 3 Cu प्लस यहाँ तो 1 N2 ही बचा, यहाँ पे प्लस 3 H2O। तो ये हमारी समीकरण आई। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात है, आप जब बोर्ड में इसको सवाल को करोगे भी तो आप चेक कर सकते हो कि जो आपने मेहनत करी है इतनी देर वो आपकी सही भी है कि नहीं। कभी आप करके आओ और गलत हो जाए कहीं गुणा भाग में, तो आप चेक कैसे करोगे। कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर कितने हैं अब, इधर 3, इधर कॉपर 3, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन 1 नहीं, यहाँ पे 3 ही तो हो गई। ऑक्सीजन क्यों 3 हो गई, 1 ऑक्सीजन है तो 3 से गुणा कॉपर की तरह, ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 × H2O है तो ये 3 और ये ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3। अब बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, नाइट्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, इधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 3 दूनी 2, 6 हुए थे ना। और कुछ बचा, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन, ये भी 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, हाइड्रोजन, इसको मैं 2 हटा देता हूँ, ये भी 6 है तो ये भी 6 है। तो सारे तत्व बराबर हैं, पूरी तरह बैलेंस है। तो आपकी जो बैलेंस इक्वेशन आई वो कौन सी आई, आंसर क्या आएगा आपका, ये वाला, ये आपका आंसर है। 3 CuO प्लस 2 NH3 इज इक्वल टू 3 Cu प्लस N2 प्लस 3 H2O, ये आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन। अच्छा, इसके ऊपर एक सवाल और कर लेते हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो वो भी निकल जाए और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी के साथ। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, नोट कर लेंगे आप रोक के
वीडियो रोक लेंगे, नोट कर लेंगे जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे भी आपको रोकनी है। तो ये हो गई क्लियरिंग। अब अगली जो है लिखने के लिए MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अच्छा चलिए एक काम करिए, इसको आप करेंगे। अभी इक्वेशन कॉपी में नोट करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद उसका फ़ोटो खींचकर जब ग्रुप खुला होगा, अब ग्रुप धीरे धीरे टाइमिंग खोली जाएगी, आप उस ग्रुप पे इसको भेजेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करके। तो ये क्या हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। ये आपको खुद सोल्व करनी है और आपको भेजना है कि आपकी सोल्व करने के बाद इक्वेशन आई क्या करेंगे। मैं फिर भी हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, और जो मेथड हमने पिछली इक्वेशन में अपनाया था सेम मेथड आप यहाँ पे लगाएंगे। ABCD E के मान निकालेंगे, उनको रखेंगे। अगर भिन्न वाला रूप आता है तो गुणा से करके उसको भिन्न को ख़त्म करेंगे, और नहीं आता है बिना भिन्न के काम हो जाता है तो ऐसे ही आपकी सीधी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक यहाँ से एक तरह से पूरी तरह आपका चैप्टर शुरू होता है। शुरू तो वैसे पहले भी हो गया, लेकिन यहाँ से ये खास हैं जो आपको पढ़नी है। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। कौन सी? पहली होती है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन, फिर विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, फिर है उपचयन और अपचयन एक साथ यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। यही नाम इसका ज़्यादा फेमस है, रिडॉक्स। और इसका नाम रिडॉक्स क्यों है? इसका नाम रिडॉक्स है, रिडक्शन से लिया गया है RED और ऑक्सीडेशन से लिया गया है OX। और जब ये दोनों एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ से RED, यहाँ से OX, तो नाम बना दिया गया REDOX यानी कि रिडॉक्स। तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी इसमें उपचयन भी हो रहा है, इसमें अपचयन भी हो रहा है। तो ये 6 तरह की आपकी मेनली रिएक्शन है आपके सिलेबस में जो आपको पढ़नी होंगी। अब इसमें हम सबसे पहले पहली वाली रिएक्शन पाए जाते हैं। आज हम पहली वाली रिएक्शन तक ही पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ इतना सब कुछ शायद फिर समझ में ना आ पाए। तो पहली रिएक्शन जो होगी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, आप इनके इंग्लिश में भी नाम लिखेंगे ताकि आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे ये बहुत काम आते हैं और आपको पता होनी चाहिए। कई जगह संयोजन ना लिख के वो हिंदी में भी लिख देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है यानी संयोजन, दो चीज़ें जुड़ रही हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वही वाली बात हो गई, 2 तो अभिकारक होंगे, एक A और दूसरा B। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ पहला अभिकारक A, दूसरा अभिकारक B, एक उत्पाद बनेगा जिसे C कह सकते हैं। यानी 2 अभिकारक होंगे और मिलके एक उत्पाद बनाएंगे, 2 उत्पाद नहीं बनाएंगे, सिर्फ अकेला। अभिकारक होंगे 2 और उत्पाद मिलेगा 1, यानी 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? संयोजन हुआ, यानी ये हुई संयोजन अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना। वो जो पत्थर नहीं होता जिसे आप रास्ते रास्ते पे कली वली भी बोल देते हैं उसको, जिसे खींचते हैं, निशान चौक वोक होती हैं, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम ये है, वैसे बोलते हैं बिना बुझा चूना। सूत्र है CaO। जब इसको पानी में डालते हैं, पानी यानी हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है S, इसका मतलब क्या है? ये सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड तो होती है जो आपकी चौक होती है। H2O जो है ये लिक्विड स्टेट में है, यानी जो है द्रव है। ठीक है। अब मिला क्या इससे? CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaO प्लस H2O से क्या मिला? CaOH का होल ट्वाइस प्लस, ये खास बात है, इसमें से क्या निकली? ऊष्मा। प्लस ऊष्मा यानी कि इसमें से गर्मी भी निकली। गर्मी कैसे निकली? मान लो आप इसको एक कांच के बर्तन में करते हैं, कांच के बर्तन में पानी लो, उसमें आप इसको CaO को यानी इसका जो चूना पत्थर है ये, इसको आप डाल दो, तो जब रिएक्शन होगी उसके बाद वो कांच का बर्तन गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है,
अब कितनी मात्रा में लिया है ये डिपेंड करता है कि बर्तन कितना गर्म होगा, ठीक है। थोड़ा सा लिया है तो थोड़ा सा गर्म होगा, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा गर्म होगा। अच्छा, यहाँ पे लिख दिया गया है एस का मतलब जो मैं समझा रहा था, एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, और ए क्यू कहाँ लिखा है, CaOH के होल ट्वाइस के बराबर में। ए क्यू होता है एक्यूएस, ये रहा, इसको इधर कर देता हूँ, एक्यूएस यानी जलीय। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, और एक्यूएस मतलब जलीय। जलीय का क्या मतलब है, अब आप कहोगे द्रव और जलीय में क्या अंतर हो गया। जलीय का मतलब है जब किसी चीज़ का जल में विलयन बन जाता है एक तरह से। द्रव तो वो हो गया तो जो द्रव वाली फॉर्म में, जलीय है जो एक तरह से जैसे आपने चीनी और पानी को घोल दिया, एक जगह शरबत बन गया तो वो जलीय विलयन है, क्योंकि उसमें दो चीज़ मिल गई लेकिन वो है लिक्विड ही, ठीक है, तो उसका जलीय विलयन हो गया। अब इसकी हम एक काम करते हैं, इसकी इक्वेशन भी देख लेते हैं कि असल में होती कैसी है, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि इसमें होता क्या है, ठीक है। इसकी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन में क्या है, ये एक बीकर के अंदर, कांच के अंदर आपने पानी लिया हुआ है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, CaO यानी बुझा हुआ चूना, ये हमने डाल दिया। और जो पत्थर सा भी आपने देखा, आराम से अगर थोड़ा स्लो करके देखोगे तो ये डाला गया। अब इसके अंदर ये रिएक्शन होनी शुरू हुई। ये जो बुलबुले आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये क्या है, ये रिएक्शन होने के बाद ऊपर की तरफ गैस निकल रही है इसमें से। अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये करते करते इसको सफ़ेद यानी दूधिया रंग का बना देगा। अब ये जो दूधिया रंग की जो चीज़ बनी है, यही क्या है, जलीय विलयन, और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें से आपको भाप सी या गैस सी निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अब अगर हम इस कांच के बर्तन को पकड़ेंगे हाथ से तो क्या होगा, वो थोड़ा गर्म हो चुका होगा, क्योंकि अब हमें अभी देखा पीछे की जो रिएक्शन है इसके अंदर ऊष्मा निकलती है, प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस ऊष्मा, यानी ऊष्मा भी निकलती है। तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है। अगर आपको समझ में तब नहीं आया था देख के कि रिएक्शन कैसे होती है, तो वो ये है। अच्छा, ये कहीं भी मिल जाता है, जो बुझा हुआ चूना है आपके आसपास में, आप खुद डाल के पानी में इसको देख सकते हैं घर पे ही। तो ये कोई ऐसी खतरनाक रिएक्शन नहीं है कि इसमें सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, पर फिर भी आँख वगैरह से बचा के अपने आप को रखें। तो ये रिएक्शन है, इसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और बस ये जलीय विलयन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसी को एक्वेस विलयन कहते हैं, एक्वेस कहते हैं, उसी को जलीय विलयन कहते हैं। तो ये आपने इक्वेशन देखी, CaO + H2O, CaOH का होल ट्वाइस का मतलब इन दोनों का ब्रैकेट करके बाहर 2, इसको बोलते हैं होल ट्वाइस। उसके बाद ऊष्मा निकल गई, ठीक है। तो ये कौन सी थी, संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे एक नोट आया है, ये जो नोट आते रहेंगे ना बीच बीच में, ये जो लिखा हुआ है, ये किस लिए हैं, ये आपको समझाने के लिए हैं कुछ चीज़ें खास। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मनुष्य के श्वसन की क्रिया यानी सांस लेने की जो क्रिया है वो भी ऊष्माक्षेपी है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ रह गई, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो वो ये था जो रह गया था, वो ये है कि ये जो ऊपर दी गई अभिक्रिया थी, उसमें जो निर्मित बुझा हुआ चूना था, इसके विलयन का उपयोग कहाँ होता है। ये जो हमने बुझा हुआ चूना बना लिया है, इसके विलयन का प्रयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए। जो आप घर पे पुताई करवाते हैं ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जो हमने अभी बुझा हुआ चूना बनाया, जो सफ़ेद सफ़ेद सा आपने जलीय विलयन देखा था। अब ऐसी और क्या अभिक्रियाएँ हो सकती हैं, एक तो चूना बनना हो गया, दूसरा क्या है, कोयले का जलना, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। कार्बन क्या है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, तो ब्रैकेट में G लिखा हुआ है। जल का निर्माण, 2 हाइड्रोजन जो कि गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो कि गैस के फॉर्म में है, क्या बनाती हैं, 2H2O यानी जल, जो कि लिक्विड होता है, ठीक है। तो 2 गैस मिलके यहाँ पे लिक्विड बना रही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना रही हैं, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट में इनकी भौतिक अवस्था लिखी जाती है। अब अभी हमने एग्जाम्पल 1 में देखा कि अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न हुई। अभी हमने देखा कि ऊष्मा उत्पन्न हुई। अब इससे हम क्या समझते हैं कि ये एक टाइप हो गई। अब इसमें ऊष्मा निकली है तो कुछ अभिक्रियाएं होती होंगी जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती होगी, उसकी बात हम आगे करेंगे। ऊष्मा जिनमें निकलती है उनको क्या कहते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया तो थी ही। अच्छा, इन दोनों में भी 2 उत्पाद हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, 2 अभिकारक हैं, सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, CO2 यानी एक उत्पाद। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मिलके क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। यानी आपने देखा 2 अभिकारक हैं और
यहाँ भी 2 अभिकारक है, बनता क्या है, एक उत्पाद। यही क्या है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अब जब ऊष्मा निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा और ऊर्जा एक ही मतलब है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे। जो क्षेपी है, क्षेपी में पै आता है, पी मतलब प्लस। इसका एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, CH4 मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है, जल बनाती है, H2O। ठीक है, तो इसके साथ क्या निकलती है, ऊष्मा और ऊर्जा। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी कौन सी होती हैं, जिनमें ऊष्मा निकलती है। क्षेपी में ये पी आता है ना, इससे आप याद रख सकते हैं, मतलब क्षेपी P4 प्लस, यानी ऊष्मा निकलती है, प्लस होती है, ये प्लस हो रही है ना, ये याद करने की ट्रिक है एक तरह से, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो जल है H2O, ये जो जल है इसके साथ G लिखा हुआ है, जबकि आपके हिसाब से जल के साथ क्या लिखा हुआ होना चाहिए, L का मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो जल के साथ तो L होना चाहिए, यहाँ पे G क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा रखा है H2O के साथ G। इसका मतलब क्या है कि या तो ये गलत है, तो गलत नहीं है तो फिर रीज़न होना चाहिए इसके पीछे कुछ। ये गलत नहीं है, ये सही है। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकला है इस इक्वेशन में, इस समीकरण में, यानी जब मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की है, तो यहाँ पे जो जल निकला है वो लिक्विड फॉर्म में ना होकर उसकी भाप बनी है, वो भाप के रूप में निकला है। आपने देखा ना, आप चूल्हे के ऊपर पानी रखो उबालने के लिए तो भाप बन के निकल जाता है। रहता तो पानी है, आप उसके ऊपर हाथ रखो तो वह आपके हाथ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लेट ढकी होती है चूल्हे में आपके भगोने के ऊपर, तो उस पर पानी नहीं आ जाता, पानी की बूंदें, तो रहता तो पानी है। अब वो जल के रूप में हो, लिक्विड हो, चाहे भाप के रूप में हो यानी गैस वाली फॉर्म हो गई, चाहे ठोस के रूप में हो यानी बर्फ वाली फॉर्म हो गई। तो पानी तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस भी होता है पानी लिक्विड भी होता है और पानी गैस की फॉर्म में भी होता है जब भाप बन जाती है। तो यहाँ पे G का मतलब है कि पानी जो है यहाँ भाप के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन भौतिक अवस्थाओं को लिखने से हमें क्या फ़ायदा होता है। हमें ये पता चलता है कि पानी तो मिला, लेकिन वो किस अवस्था में था, भाप की अवस्था में। तो उम्मीद है अभी आपको यहाँ तक जो है ये समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वगैरह ये क्या होती हैं। इसका एक नोट और है, वो हम क्लियर कर लेते हैं, जो आगे हम पढ़ रहे थे। इसमें था मनुष्य के श्वसन की जो क्रिया है, यानी सांस लेने की क्रिया, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी, यानी इसमें भी ऊष्मा निकलती है। कैसे? हम सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ हमारे पेट में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। आपको पता है हमारे पेट के अंदर रिएक्शन चलती है, इसमें जो हमने खाया है, खाद्य पदार्थ का मतलब जो भी हमने खाया है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू व ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर या क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम ही श्वसन है। ठीक है, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है इसके टूटने से ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज जो है शरीर में जितनी भी कोशिकाएं यानी सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन जो होती है उससे मिलकर क्रिया करता है और हमें एनर्जी देता है। तभी तो आप खाना खाते हो, आपको एनर्जी आती है, वो ऊष्मा ही तो आ रही है आपके अंदर, ऊर्जा ही तो आ रही है। आपने खाना खाया, आपको क्या मिली, ऊर्जा काम करने के लिए। तो ऊर्जा मिली या ऊष्मा मिली, आप कुछ भी समझ सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो क्या हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया यहाँ नीचे दी गई है, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज ने किसके साथ क्रिया की, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ पे थी, हमारी कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन। क्या मिला, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी जो आप नाक से छोड़ते हो, जल बना, लिक्विड बना, और क्या बनी, ऊर्जा, जो आपको एनर्जी मिली, जिससे आप काम करने के अब लायक हो गए हो। आपको थकान हो रही थी, भूख लग रही थी, भूख के बाद आपने खाना खाया, आपको ऊर्जा मिली, अब आप क्या काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि श्वसन की जो क्रिया है हमारी, ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया आपने नाक से, बाकी जल बना, और फिर उसके बाद क्या बनी, ऊर्जा। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो होगा वियोजन अभिक्रिया।
एक हम पढ़ चुके हैं, अगले वाले में हम वियोजन अभिक्रिया और उससे अगला वाला भाग पढ़ेंगे। जब अगला आपका टर्न होगा साइंस का, उसमें आपको उससे रिलेटेड वीडियो भेजी जाएगी, यानी यहाँ से वीडियो शुरू होगी वियोजन अभिक्रिया से। तो जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे, आप ये श्योर कर लेंगे कि मैंने पहली वाली वीडियो देख ली है कि नहीं। और हर वीडियो के टाइटल में जो टाइटल आता है ना कि क्लास 10th साइंस चैप्टर 1, उसके आगे लिखा होता है कि पार्ट कौन सा है, पार्ट 1 है कि 2 है। जैसे इस वीडियो के सामने लिखा होगा क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 पार्ट 2, यानी पार्ट 1 इसका पहले आ चुका है। जिसने नहीं देखा वो पहले देख लेंगे। तो आज जो है हम यहीं तक आज इसको रखेंगे, इसके आगे हम अगले उसमें पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको तैयार करके रखेंगे, समझ के रखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे यूट्यूब के नीचे कमेंट करके, और जिनको नोट्स की ज़रूरत है, यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा हो स्क्रीन के ऊपर, नोट करने में दिक्कत हो रही है मोबाइल से, तो वो स्कूल में आके नोट्स ले सकते हैं। और नोट्स लेने का टाइम है 12 बजे से 12:30 बजे के बीच का। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।